मेरी शादी कविता से हुई थी। कविता बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी और मुझे ठीक ऐसी ही लड़कियां बहुत पसंद हैं। लेकिन दिक्कत उस वक्त हुई जब कविता पेट से हो गई। डॉक्टर ने उसे बिल्कुल बेड रेस्ट की सलाह दी थी क्योंकि वह अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मेरे घर पर कोई ऐसा भी नहीं था जो उसे बेड रेस्ट पर बिठाकर संभाल सकता। इसीलिए फिर मजबूरन मुझे अपनी ये बात अपनी सास के सामने रखनी पड़ी क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला रहता था। मेरी बस एक माँ थी जो बीमार रहती थी और वह भी मेरे बड़े भाई के साथ बेंगलुरु में रह रही थी। मैं अपनी माँ को भी इसलिए वापस नहीं बुला सकता था और कविता अगर जरा सा भी चलती फिरती तो वह बुरी तरह से हाँफने लगती थी। मेरी सास ने जब ये बात सुनी तो वह मेरी छोटी साली साहिबा को मेरे घर भेजने के लिए तैयार हो गई थी। वह सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन थी वह बिल्कुल पागलों के जैसी। हमारी शादी पर भी वह मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे देखती रहती थी। मैंने भी आगे से उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से ही दिया तो वह शर्माने लगी। अपने दुपट्टे को मुंह में डालकर शर्मा कर वह ड्राइंग रूम से बाहर चली गई थी। उसकी ये हरकतें मुझे बहुत ही अजीब लगती थीं, लेकिन बहरहाल मैंने इन सब चीज़ों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। उधर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी वो मेरी और मेरी सास की बातें सुन रही थी और मुझे देखकर मुस्कुराई चली जा रही थी और बहुत शर्मा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, अगर वह शर्मा भी रही थी तो ऐसी कौन सी बात थी जिससे वह इतना शर्मा रही थी। मेरी सास ने उसको बोला कि रजनी, अपने कपड़े बैग में डाल लो, जीजा जी तुम्हें लेने आए हुए हैं। ये सुनकर वह फौरन ही अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा बैग उसके हाथ में था। मैं बाइक पर अपनी सास के घर आया था, इसीलिए अपनी बाइक पर ही मैंने उसको बैठने को बोला। मैंने उसके सामान को आगे रखा और फिर उसे पीछे बैठने का इशारा किया। हालांकि मोटरसाइकिल के पीछे स्टैंड लगा हुआ था, लेकिन उसने मुझे कंधों से पकड़ लिया। यहाँ तक तो बात समझ में आती थी। वह मेरे साथ बैठ गई। मैंने बाइक चलाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही आधा रास्ता तय हुआ, उसने अपने हाथ कंधों से हटाकर मुझे आगे से पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे वह मेरे और करीब होने लगी और मेरे बिल्कुल साथ में जुड़कर बैठ गई थी। बाइक चलाते चलाते मुझे बड़ी ज़ोर का झटका लगा। तभी वो उसका पूरा भार मुझ पर आ गया। शुक्र है कि मैं अभी मेन रोड पर नहीं था, वरना अचानक ही की जाने वाली इस हरकत पर बौखलाहट की वजह से शायद मैं एक्सीडेंट ही ना करना बैठता। मैंने एकदम से मोटरसाइकिल साइड पर खड़ी करी। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? अपने हाथ हटाओ रजनी। मेरे सख्त लहजे पर वो शायद घबरा गई। उसने फौरन ही अपने हाथ पीछे कर लिए। मैंने कहा, पीछे स्टैंड मौजूद है और अगर तुम्हें पकड़ना ही है तो तुम मेरे कंधे पर हाथ रखकर पकड़ो। मुझे आज तक कभी किसी ने यूं नहीं पकड़ा, कभी कोई यूं मेरे साथ जुड़कर नहीं बैठा। मेरी बात सुनकर वह फौरन से सही हो गई। मैं उसे घर ले आया। कविता उसे देखकर बहुत खुश थी। सारा काम कविता ने रजनी के सर पर ही डाल दिया था। नाश्ता तक वह कविता को कमरे में लाकर देती थी। मेरे ऑफिस के कपड़े भी वही प्रेस करती थी। अगले दिन मैं ऑफिस जाने के लिए फ्रेश हो रहा था। अक्सर कविता की जब तबीयत खराब होती तो वह कमरे से बाहर निकलकर लॉन्ज में बनी हुई बालकनी में चली जाती थी। अभी वह बालकनी में जा चुकी थी। कमरा बिल्कुल खाली था। रजनी मेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी। जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो सिर्फ तौलिया ही पहना हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में आया, अपने सामने रजनी को देखकर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। वह शायद मेरे इस्त्री वाले कपड़े रखने के लिए आई हुई थी, लेकिन वह वापस जाने की जगह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर कविता की लिपस्टिक लगा रही थी। मुझे ये सब देखकर फौरन से ही घबराहट हो गई। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कोई शर्म नहीं है क्या? वो कहने लगी, वो मैं तो मैंने कहा, क्या वह मैं? दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से। बड़ी अजीब बेवकूफ़ लड़की हो तुम। मेरे डांटने पर वह मोटे मोटे आंसू बहाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैंने गुस्से में अपने कपड़े बदले थे। कमरे से बाहर आया तो वह कविता के साथ बैठी हुई रोए चली जा रही थी। वो कहने लगी कि दीदी, मुझे वापस छोड़ कर आओ,
मुझे नहीं रहना है आपके घर पर। जीजा जी हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। मुझे आपकी लिपस्टिक अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं उसे लगा रही थी। मुझे कमरे से बाहर आता देखकर कविता भी मुझे घूरने लगी। वो कहने लगी, अजय कमाल करते हैं आप, बच्ची ही तो है मेरी बहन, आपने कितनी बुरी तरीके से डांटा है। सारे घर का काम उस पर आ पड़ा है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैंने तो कभी इससे कोई काम नहीं करवाया था। अगर वह मेरी मजबूरी की वजह से यहाँ पर आ गई है तो आपको अपना रवैया उससे बेहतर रखना चाहिए ना कि उसे डांटते फिरो। मैंने कविता को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी बेवकूफ़ी पर हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगा। उसे समझना चाहिए था कि किस मौके पर उसकी बहन को कहाँ होना चाहिए। मैं बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। मुझे रजनी से चिढ़ सी होने लगी थी, क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थीं। एक बार मैं थका हुआ जब जल्दी घर वापस आया तो देखा कि घर बिल्कुल खाली था। मेन दरवाजे की चाबी मेरे पास ही होती थी। मुझे लगा कि शायद रजनी अपने कमरे में होगी, क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं अपने कमरे में आया तो कविता मुंह तक चादर ओढ़े सो रही थी। जब से कविता उम्मीद से हुई थी मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी। कहती थी डॉक्टर ने सावधानी बताई है। वैसे उसे देखकर तो मेरा दिल गुस्ताखी करने को चाह रहा था। मुझे पता था कि वो गुस्सा करेगी, लेकिन मैंने सोचा चलो उसे थोड़ा सा परेशान करता हूँ। यही सोचकर मैंने कमरा बंद किया और लॉक कर दिया। अपने ऑफिस का बैग मैंने एक तरफ रखा और बेड पर कविता के साथ जाकर लेट गया। 1 महीने से उसने मुझ पर पाबंदियां लगा रखी थीं, इसलिए सोचा कि आज उसे खूब सताऊंगा। मैंने लैंप ऑफ कर दिया और उसका चादर उठाकर उसके बिल्कुल करीब आ गया। वो कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं अजय? मैंने उसकी बात ख़त्म नहीं होने दी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, बहुत तरसा लिया तुमने मुझे। 1 महीना हो चुका है, आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी इससे पहले कि कोई और बात होती तभी बाहर मेन गेट की बेल बजी। मुझे हैरत हुई कि भला इस वक्त कौन आ सकता है। मैं उससे पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही मैंने लैंप खोला मेरे तो होशो हवास ही उड़कर रह गए थे, क्योंकि कविता की जगह वहाँ पर रजनी लेटी हुई थी, जो उस वक्त बिल्कुल बदहवास सी थी। वह फौरन सीधी होकर बैठ गई। उसके लंबे घने बाल खुले हुए थे। मैं सोचने लगा कि वह मेरे कमरे में क्या कर रही थी। फौरन उसने अपना दुपट्टा बेड के साइड पर से उठाया और खुद पर ओढ़कर कमरे से बाहर निकल गई। मेरा तो गुस्से और शर्मिंदगी के मारे बहुत बुरा हाल था कि मैं चुल्लू भर पानी में ही डूब मरूं। वह कमरे से जा चुकी थी। कुछ देर बाद कविता फूली हुई सांस के साथ कमरे में आई। उसने अपना दुपट्टा ओढ़ रखा था, जैसे वह कहीं बाहर से आई हो, और आकर के बेड पर बैठ गई। उसने अपने सर से दुपट्टा एक तरफ उतारा और कहने लगी, आप आ गए ऑफिस से? मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ गई हुई थी? तो वह कहने लगी, दरअसल मेरे पेट में बहुत तकलीफ़ हो रही थी और इसीलिए मैं पड़ोसन के साथ डॉक्टर के पास चली गई थी। उसके पास गाड़ी है ना, तो इसीलिए सहूलियत हो गई थी। डॉक्टर से चेकअप करवा कर मैं अभी आई हूँ। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ था तुम्हें? मुझे फ़ोन पर तुमने क्यों नहीं बताया? तो वह कहने लगी, क्या हो गया है आपको अजय? आप ऑफिस में होते हैं, कामों में उलझे हुए होते हैं, मैं आपको क्यों परेशान करती? इस हालत में औरत की तबीयत कुछ ऐसी ही रहती ही है। बस पहली बार है ना, इसीलिए मुझे ज़रा डर लग रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मेडिसिन्स उन्होंने मुझे लिख कर दी हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे वह मुझे कमज़ोर लगती जा रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे फ़िक्र ये थी कि कहीं रजनी अपनी बहन से ये ना कह दे कि आज मुझसे क्या गलती हो गई थी। मैं तो शायद कविता से नज़रें भी ना मिला पाता। जो कुछ भी हुआ था वह एक इत्तेफाक था या हादसा था। मैंने उससे कहा कि तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। मैंने अपने कपड़े बदले और कमरे से बाहर निकल आया। रजनी उस वक्त किचन में रोटियां बनाने में लगी हुई थी। मैं किचन में गया तो वह रोटियां बना रही थी। मैं उसके पास आकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर उसने अपने चेहरे का रुख बदल लिया। मेरी नज़र झुकी हुई थी, क्योंकि गलती मेरी ही थी, लेकिन कसूर सिर्फ मेरे अकेले का नहीं था, रजनी का भी था। अगर आराम करना ही था तो वह अपने कमरे में जाकर भी आराम कर सकती थी। उसे मेरे कमरे में लेटने की आखिर ज़रूरत ही क्या थी? बहरहाल मैं नहीं चाहता था
कि ये बात कविता तक पहुँचे। मैंने फिर उससे कहा कि मेरी बात सुनो रजनी, जो कुछ भी हुआ अपनी बहन से कुछ भी ना कहना। मेरा लहजा उस वक्त जरा सख्त था। वो खामोश ही रही। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे ये बात थोड़ी नरमी से करनी चाहिए, क्योंकि कहीं मेरे गुस्से भरे लहजे को सुनकर बात और भी ज़्यादा खराब ना हो जाए। मैंने कहा, रजनी देखो, जो कुछ भी हुआ वह सही नहीं था, मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें भी मेरे कमरे में सोना ही नहीं चाहिए था। फिर तुमने मुंह तक चादर भी ओढ़ रखा था। मैं नहीं जानता था कि वो तुम हो। मुझे लगा कि तुम कविता हो, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन प्लीज़ ये बात कविता को मत बताना। मेरे नरम लहजे को सुनकर वो मुझसे कहने लगी कि मुझे कविता दीदी ने ही कहा था कि मैं उनके कमरे में रहूं। मैंने कहा, चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब उस सब को भूल जाओ। वो फ़ौरन मेरी बात मान गई और मैंने भी सुकून की सांस ली। फिर वक्त बहुत तेज़ी से गुजरने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी रजनी से काफ़ी हद तक बातचीत शुरू हो गई थी। वो अपने कॉलेज की बातें भी मुझसे कर लिया करती थी, लेकिन कविता की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा था, उसकी सांसें बहुत ज़्यादा उखड़ने लगी थीं। उसमें खून की कमी भी बहुत ज़्यादा लगती थी। आए रोज़ मैं कभी उसे आयरन की ड्रिप लगवाता तो कभी ताकत के इंजेक्शन लगवाता था। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के धब्बे पड़ गए थे। रंगत भी पीली सी होने लगी थी। डॉक्टर ने बताया था कि उसे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। शायद यही वजह थी कि वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। 9 माह में तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मुझे व्हील चेयर लानी पड़ी। वो चलने फिरने से बिल्कुल नाकाम हो चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था और इसीलिए मैं और रजनी उसे अस्पताल लेकर गए। लेकिन उसके ऑपरेशन में बहुत ही ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हो चुकी थीं। 1 घंटे के बाद लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर आई तो नर्स के हाथ में दोनों बेटे थे। अपने बच्चों को देखकर मैं खुशी से दीवाना सा हो गया था। मैंने दोनों को ही अपनी गोद में भरकर प्यार किया। रजनी ने मुझसे एक बेटा ले लिया और उसे प्यार करने लगी, लेकिन डॉक्टर के चेहरे को देखकर मेरा दिल धड़क गया था। लेडी डॉक्टर कहने लगी, मिस्टर अजय, आपकी वाइफ की हालत बहुत ख़राब है। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि उसे क्या हुआ है, तो वह कहने लगी कि वह सरवाइव नहीं कर पा रही हैं और उनके पास बस कुछ ही पल बचे हुए हैं। आप प्लीज़ जाकर के उनसे मिल लें। मेरा ये सुनना था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। मैंने कहा कि आप होश में तो हैं? आप मुझसे ये क्या कह रही हैं? मेरी पत्नी को कुछ नहीं हो सकता, मेरी कविता को कुछ भी नहीं होगा। मैंने अपना बच्चा नर्स को पकड़ाया और फौरन कमरे में चला गया। वह खींच खींच कर सांसें ले रही थी। मैं उसके पास गया तो उसकी आंखों से आंसू बहकर जा रहे थे। मुझे देखकर वह बस हल्का सा मुस्कुराई। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसके दोनों हाथों पर ड्रिप लगी हुई थी। मैंने उसका हाथ थामा। मैंने कहा, कविता, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं पानी की तरह पैसा बहा दूंगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन वह बहुत उखड़ी उखड़ी सी सांसें ले रही थी। टूटे फूटे लफ्ज़ों में वह मुझसे कहने लगी कि अजय, आप कुछ भी कर लें, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास अब वक्त बहुत कम है। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और दबाते हुए उसे कहा कि अजय, मैं अपने बच्चों के लिए सौतेली माँ नहीं चाहती, इसीलिए आप सौतेली माँ उनके लिए लेकर मत आना। आप ऐसा करिए कि आप रजनी से शादी कर लीजिए। ये सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। मैं इस अचानक से हालात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने उसके हाथों को पकड़कर खुद से लगाया और उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। भगवान के लिए कविता, ऐसी बातें बिल्कुल मत करो। मेरा दिल बैठा जा रहा है। लेकिन उसकी सांसें बुरी तरह से उखड़ने लगी थीं। मैंने फिर डॉक्टर को बुलाना शुरू कर दिया। मैंने चिल्ला चिल्ला कर पूरा स्टाफ इकट्ठा कर दिया। डॉक्टर ने नर्स से फ़ौरन ऑक्सीजन लगाने के लिए कहा। पूरा स्टाफ कविता के इर्द गिर्द ही खड़ा हो चुका था, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वह मुझे देखे जा रही थी, जैसे वो मुझे देखकर अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रही हो, जैसे मुझे अपनी आंखों में समा लेना चाहती हो। मेरे आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वह मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरी गिनती उन मर्दों में होती थी जो अपनी बीवी के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें और जज्बात रखते हैं
और बीवी के वफादार होते हैं। कविता से मेरा ऐसा ही दिल का रिश्ता था। उसका धीमा मिजाज, फर्माबदारी मेरे दिल में उसके लिए एक अलग ही मुकाम बना चुकी थी। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। मैंने कभी किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा था। मेरे सारे जज्बात सिर्फ मेरी पत्नी कविता के लिए ही थे, जो मुझे बस एक निवेदन करके जा चुकी थी। उसके मुर्दा शरीर को देखकर और खुली आंखों को देखकर, उसके बेजान हाथों को अपने हाथों में देखकर मुझे लगा कि जैसे अंदर से किसी ने मेरी आत्मा भी खींच ली हो। मैं उसे बेतहाशा उठाने लगा, दोनों बाजुओं से पकड़कर जकड़ने लगा कि तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो हमने ज़िंदगी साथ गुजारनी थी। हमने वक्त ही कितना गुजारा था। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें अपनी गोद में खिलाना है। लेकिन वह जा चुकी थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप हौसला रखें। अभी तक रजनी इस बात से अनजान थी कि कविता हमें छोड़कर जा चुकी है। जब मैं कमरे से बाहर आया तो वह कहने लगी कि दीदी की तबीयत कैसी है जीजाजी। मेरी आंखों के आंसू कह रहे थे कि सब बिखर गया था। मैंने अपने बच्चों को उसके हाथों से लिया। मैंने कहा कविता हमें छोड़कर जा चुकी है और अब वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगी। उसका ये सुनना था कि वह भी रोने लगी। कहने लगी आप झूठ बोल रहे हैं। मैं अपनी सास को फ़ोन करके सब कुछ बताने लगा। ये कयामत थी जो हम लोगों पर टूट चुकी थी। मेरी सास का भी ये सब सुनकर रो रो कर बुरा हाल था। दोनों बच्चे उस वक्त रजनी के पास थे। वह भी रोए जा रही थी। 2 दिन रजनी और मेरी सास मेरे घर पर ही रहे थे। मेरी सास कहने लगी कि हम अपने बच्चों को अपने घर ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने उस वक्त कोई भी ऐतराज़ नहीं किया था। सब लोग घर से जा चुके थे। मैं तन्हा अपने घर में रह गया था। मैं था या फिर कविता की यादें थीं। कई बार ऐसा लगता कि अभी वो हंसती मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकलेगी, कहेगी कि अजय आप क्यों उदास हैं, मैं यहीं तो हूँ आपके पास। धीरे धीरे 1 महीना गुजर चुका था। मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। रोज़ाना कुछ देर के लिए मैं अपने ससुराल जाता, अपने दोनों बेटों के साथ कुछ वक्त गुजारता और वापस लौट आता। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। मेरे कलीग्स मुझे दूसरी शादी करने का मशवरा दे रहे थे, लेकिन मैं इसके लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। होश तो मेरे उस वक्त उड़े जब मेरी सास ने मुझसे ये कहा कि रजनी का रिश्ता आ रहा है। इसलिए मैं अपने बारे में संजीदगी से कुछ सोचूं, क्योंकि रजनी का आने वाला रिश्ता काफ़ी अच्छे घर से आया था। मेरी सास का इरादा था कि उसकी शादी कर दी जाए। वह कहने लगी कि देखो, रोज़ रोज़ अच्छे रिश्ते नहीं आते बच्चियों के, और वह लोग बहुत ही ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, वरना मैं 1 साल का वक्त और ले लेती। रजनी की मंगनी तब कर देती। तब तक आदित्य और प्रतीक भी बड़े हो जाते। तुम भी अपने बारे में कुछ अच्छा सा फैसला कर लेते। लेकिन उन लोगों को शादी की बहुत जल्दी है, इसीलिए कुछ महीने में ही तुम अपनी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर लो। मेरी बुढ़ी जान में इतनी ताकत नहीं है कि मैं दोनों नातियों को एक साथ संभाल सकूं, वरना कभी भी मैं अपनी बेटी की औलाद को सौतेली माँ के हवाले ना करती। आंसू बहाते हुए मेरी सास ने ये बात कही थी, लेकिन मैं गुमसुम बैठा हुआ था। दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी में लाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर मेरे बच्चे मेरी बीवी की आखिरी निशानी हैं, और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी गैर औरत आए और उनके साथ सौतेला वाला बर्ताव करें। मैंने कहा आप रजनी के लिए इस रिश्ते को इनकार कर दें। ये सुनकर मेरी सास मुझे हैरत से देखने लगी और वह कहने लगी ठीक है, तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो। आदित्य और प्रतीक अभी छोटे हैं, लेकिन इसके लिए खुदगर्जी का इजहार मत करो। आजकल अच्छे रिश्ते वैसे ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इससे पहले कि मेरी सास और कुछ कहती, मैंने उनसे कहा कि आप मेरी शादी रजनी से कर दें। आप ये बात अच्छे से जानती हैं कि मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं आदित्य और प्रतीक के लिए सौतेली माँ नहीं ला सकता। रजनी उनकी मौसी है और अभी तक माँ बनकर उसने ही उन दोनों को संभाला है। जैसी परवरिश वो कर सकती है, कोई दूसरी औरत आकर नहीं करेगी। मेरे घर में रजनी को कोई भी मसला नहीं होगा। मेरी बात सुनकर मेरी सास खामोश हो गई और वह कहने लगी कि मैं तुम्हारे ससुर से इस बारे में बात करने के बाद ही तुम्हें कुछ बताऊंगी, क्योंकि आने वाला रिश्ता उन्हीं के दोस्त के बेटे का है
और हम तो दबे लफ्ज़ों में उन लोगों से हाँ भी कर चुके हैं। मैंने कहा, लेकिन फिर भी आप उन्हें इनकार कर दें, क्योंकि मैं सिर्फ रजनी से ही शादी कर सकता हूँ, क्योंकि ये कविता की भी आखिरी ख्वाहिश थी। वो भी इस दुनिया से जाने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे ये वादा लिया था कि मैं उसके बच्चों पर सौतेली माँ बिल्कुल भी लेकर नहीं आऊँगा। तो अब मेरे पास यही रास्ता है। मुझे अगर शादी करनी भी है तो मैं सिर्फ रजनी से ही करूँगा। ये बात सुनकर मेरी सास बिल्कुल चुप हो गई थी। अगले 2 रोज के बाद जब मैं गया तो मेरे सास ससुर दोनों ही मेरे सामने बैठे हुए थे। वो मुझसे कहने लगे कि अगर कविता की यही आखिरी ख्वाहिश थी तो फिर हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। मैंने कहा कि मैं शादी बहुत ही सादगी से करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मेरी सास के माथे पर बल पड़ गए। वो कहने लगी कि तुम्हारी दूसरी शादी है, लेकिन रजनी की तो पहली शादी है ना, कोई ना कोई उसकी भी तो ख्वाहिश होगी। पहले ही वह अपनी बहुत सी ख्वाहिशों की कुर्बानी दे रही है, सिर्फ अपनी बहन की वजह से, और इसीलिए उसकी शादी वैसे ही होगी जैसे कि होती है। अपनी सास की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा भी आया था। उन्हें सिर्फ रजनी ही नज़र आ रही थी, रजनी की ख्वाहिशें ही नज़र आ रही थीं। मैं नज़र नहीं आ रहा था। ये नहीं नज़र आ रहा था कि उनकी एक बेटी हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है। मेरे दिल में तो ना शादी की ख्वाहिश थी, ना बीबी के लिए कोई जज्बात। रजनी से शादी मेरी सिर्फ मजबूरी थी, लेकिन मैंने कोई ऐतराज़ नहीं किया। हमारी शादी अगर बहुत धूमधाम से नहीं हुई तो फिर बहुत सादगी से भी नहीं हुई थी। वह दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मेरे लिए वह बिल्कुल गैर ज़रूरी थी। मैंने उसे नज़र भरकर भी नहीं देखा था। विदा होकर वह मेरे घर आ गई। मेरे दोनों बेटे उस वक्त बहुत रोए जा रहे थे। वह कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी और मैं बाहर अपने बच्चों को बहला रहा था। बड़ी मुश्किल से वह दोनों सोए थे। मैंने दोनों को कंधे से लगाया और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होने लगा था कि तभी मुझे रजनी की बातों की आवाज़ें आ रही थीं। वह फ़ोन पर किसी से ज़ोर ज़ोर से हंस हंस कर बातें कर रही थी, और वह जो बातें कर रही थी उसे सुनकर तो मेरे दिल में जैसे धड़कना ही बंद हो गया था। वह अपने किसी इंसान से ये कह रही थी कि उसे शुरू से ही मैं बहुत ज़्यादा पसंद था। मुझे लगा कि वह शायद अपनी किसी सहेली से ही बात कर रही थी, इसीलिए वह इतना मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रही थी। वो कहने लगी कि मुझे अजय की पर्सनैलिटी शुरू से ही बहुत आकर्षित करती थी और इसीलिए वह मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। मैं हमेशा अपनी दुआओं में उन्हें ही मांगती थी कि मेरी शादी जिससे भी हो वह बिल्कुल अजय के जैसा ही हो, ऐसी ही शकल सूरत हो और ऐसा ही मिजाज हो और ऐसी ही पर्सनैलिटी हो। और देखो मेरी दुआओं का असर कैसा निकला कि मुझे भगवान ने अजय को ही दे दिया। रजनी के मुंह से ये बात सुनकर के तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। उसकी दुआओं ने मुझसे मेरी दुनिया ही छीन ली थी। मुझे वह पहले भी कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन ये बातें सुनने के बाद तो जैसे मुझे गुस्से की आग सी लग गई थी। मैं यही सोचने लगा कि ये कैसी खुदगर्ज लड़की है। उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। उसकी दुआओं ने मुझसे मेरी बीवी, मेरी प्यारी कविता को छीन लिया। मेरे बच्चे बिन माँ के हो गए। मैं बड़े गुस्से से कमरे में उस वक्त दाखिल हुआ। मुझे देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो गई और उसने तुरंत ही अपना फ़ोन भी बंद कर दिया। बेड से उठकर वह फौरन मेरे पास आई। मेरी गोद से उसने आदित्य को पकड़ा और बेड पर लिटा दिया। मैंने प्रतीक को भी बेड पर लिटा दिया। दुल्हन के जोड़े में उसने हर श्रृंगार मेरे लिए कर रखा था। उसके हाथों में चूड़ियाँ थीं, जेवर था, बालों में गजरे भी उसने लगा रखे थे। वह बहुत ज़्यादा खुश भी थी। जाहिर है उसे उसकी मोहब्बत जो मिल गई थी, लेकिन मेरी दुनिया उजाड़ कर मिली थी। इसीलिए मैं सोच चुका था कि अब उसे छोड़ूंगा नहीं। दोनों बच्चे सो चुके थे। वह उठकर बैठ गई। शायद इसी इंतज़ार में थी कि अब मैं उसके पास बैठूंगा और उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ़ करूंगा और उसे मुंह दिखाई का तोहफा भी दूंगा और उससे बहुत ही प्यार से पेश आऊँगा। लेकिन मैंने बड़े ही सख्त लहजे में उससे कहा कि तुम ये क्या कर रही हो और यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो। मेरे सख्त लहजे को सुनकर वह फ़ौरन से खड़ी हो गई और मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, जहर लग रही हो तुम मुझे, इस तरह सजी सवरी दुल्हन बनी हुई। जाओ
जाकर अपने कपड़े बदलो, उतारो ये सब गहने। मेरा लहजा सुनकर वो सकपकाकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे यूं देखकर बड़े ही गुस्से से कहा, हिंदी समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? क्या कह रहा हूँ मैं? जाओ यहाँ से और अपने कपड़े बदल लो। तुम इस घर में सिर्फ मेरे बच्चों की माँ की हैसियत से आई हो, मुझ पर कोई हक नहीं रखती तुम। मजबूरन शादी की है मैंने तुमसे। मोहब्बत मुझे सिर्फ कविता से थी और उसी से रहेगी। मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। बाकी तुम्हें मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। खाओ पियो ऐश करो, लेकिन बस ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही जिंदगी में। ये कहकर मैं बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास जाकर मैं रुक गया। मैंने उससे कहा कि इन बच्चों के साथ यहीं सो जाना। मैं आज के बाद से दूसरे कमरे में सोया करूँगा। ये कहकर मैं अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके वहाँ से चला गया और दूसरे कमरे में आकर मैं लेट गया। मुझे बार बार रजनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसी खुदगर्ज बहन थी जो बहनोई पर घटिया नज़र रखते हुए उसे शर्म नहीं आई। अगर देखा जाए तो ये रिश्ता बड़े भाई के जैसे होता है। कैसी लड़की थी जिसने बहन के सुहाग पर बुरी नज़र रखी हुई थी। मुझे उसकी हरकतें याद आने लगीं। इसका मतलब है जो कुछ भी वो अब तक कर रही थी जानबूझकर कर रही थी। जानबूझकर मेरे कमरे में लेटी थी, जानबूझकर बाइक पर मुझसे इतना करीब होकर बैठी रही थी। ये सब बातें सोचकर मैं फैसला ले चुका था कि अब इस लड़की को ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ये ज़िंदगी भर याद रखेगी। ना जाने उसने किस तरह से दुआएं मांगी कि मेरी कविता को मुझसे छीन लिया। अपनी बहन के लिए मरने की दुआ मांगती थी ताकि मुझे पा सके। मैं जितना रजनी के बारे में सोच रहा था उतना ही मेरा दिमाग घूमने लगता था। मेरे बच्चों की मजबूरी ना होती तो मैं शायद उसे कभी भी ना अपनाता। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकला तो उसकी आंखें पूरी तरह से सूजी हुई थीं। शायद वह रात भर रोती रही थी। ये देखकर मुझे उस वक्त बड़ा सुकून मिला था। मैंने सरसरी सी नज़र उस पर डाली। वो नाश्ता टेबल पर रख रही थी, साथ साथ आदित्य और प्रतीक को भी बहला रही थी। तिरछी नज़रों से वह मुझे ही देख रही थी। मैंने बिना उसकी तरफ देखे हुए नाश्ता किया और फिर मैं चला गया। रात को जब मैं वापस आया तो वो तैयार होकर मेरा ही इंतज़ार कर रही होती थी, लेकिन मैं उससे बात तक नहीं करता था। फिर एक बार मैं घर पर आया तो वो मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ है आपको, मुझसे किस बात पर नाराज़गी है? मैंने आपसे आखिर ऐसा क्या कहा है? अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं थे और आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए मुझसे शादी करना चाहते थे तो आप मेरे माँ बाप को ये बात भी साफ कह सकते थे ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला ठीक से कर सकती। ये सुनकर मैंने उसके दोनों बाजू से उसे पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। मैंने अपना चेहरा उसके आगे किया और कहर भरी नज़रों से उसकी आंखों से आंखें मिलाते हुए मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो। अपनी खुदगर्जी की खातिर तुम अपनी बहन को भी मरवा सकती हो। ये सुनना था कि उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई। वो कहने लगी कि ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, तुम जो उस दिन अपनी सहेली से कर रही थी। मुझे भी अगर ये मालूम होता ना कि कविता तुम्हारी गलत दुआओं की बदौलत ही मर सकती है तो मैं भी तुमसे शादी नहीं करता। मेरी मजबूरी मेरे बच्चे हैं, तभी मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं कब का तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देता। तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझ पर ऐसी नज़रें रखते हुए? मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। इसीलिए शुक्र करो कि मैं तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो कहने लगी कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। जो आप समझ रहे हैं वह आपकी गलतफहमी है। लेकिन मैंने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। फिर वह चुपचाप सी रहने लगी, सिंपल कपड़ों में रहने लगी, मुझसे बात भी नहीं करती थी। हाँ, बस मेरे काम कर दिया करती थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा था। धीरे धीरे मेरे बच्चे 4 साल के हो चुके थे। मैंने उन्हें स्कूल में एडमिशन करवा दिया। एक बार बच्चों की शॉपिंग करने के लिए मैं उसे अपने साथ लेकर गया। हम वहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे कि तभी उसकी एक सहेली रजनी को पहचान कर उसके पास आ गई। वह उससे पूछने लगी कि तुम कहाँ गायब हो गई थी? ना फ़ोन पर बात करती हो, ना कोई बातचीत रखती हो।
मैं उन दोनों को देखकर वहाँ से हटकर पीछे की तरफ चला गया और बच्चों के लिए खिलौने देखने लगा। इन दोनों दोस्तों के बीच में भला मेरा क्या काम था। वह दोनों सहेलियां अभी आपस में बातें कर ही रही थीं कि तभी मैंने एक और लड़की को उन दोनों के पास आते हुए देखा और उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। वह रजनी से कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे भाई ने शादी नहीं की? वह अपनी शादी से बहुत खुश है, लेकिन तुमने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। तुम्हारा रिश्ता तो पक्का हो चुका था ना, लेकिन तुमने अपनी बहन और अपनी भांजों की खातिर मेरे भाई को ठुकरा दिया। आखिर तुम्हें ये सब करके क्या मिला था? अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम्हें देखकर ये कोई भी नहीं बता सकता कि तुम्हारी शादी तुम्हारे पसंदीदा इंसान से हुई है और अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 4 साल ही गुजरे हैं। तुम्हारा चेहरा तो देखो कितना मुरझाया हुआ है। न हाथों में न कानों में कोई गहना है, न चेहरे पर कोई मेकअप है। तुम्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि जो तुम्हारा इतना पसंदीदा इंसान था, जिसे तुम दुआओं में मांगती थी, उसके साथ तुम कैसी ज़िंदगी गुजार रही हो। अगर मेरे भाई ने तुमसे मोहब्बत की थी तो मोहब्बत के दावे तो तुमने भी बहुत किए थे, लेकिन अपने भांजों की खातिर सब भुला दिया। जो कुछ भी तुमने शादी की रात फ़ोन पर मेरे भाई से कहा, उसे उन बातों पर यकीन ही नहीं हुआ था, क्योंकि उसने तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत के दिए जलते हुए देखे थे। तुमने उसे झूठे वादे किए और उसने तुम्हारे उन वादों पर एतबार कर लिया, जबकि तुम तो किसी और के ही सपने देख रही थीं। लेकिन देखो, उस तरफ देखो, वो मेरी भाभी है। देखो वह कितना खुश है मेरे भाई के साथ, और तुम खुद को देखो, वह कितना सजी धजी हुई है और कितने खूबसूरत गहनों से लदी हुई है। और एक तुम, ऐसा लगता है जैसे बूढ़ी हो गई हो। इतना सब सुनाने के बाद वह लड़की तो वहाँ से चली गई। फिर रजनी की वो सहेली जो पहले आई हुई थी, वो रजनी से कहने लगी कि ये सब क्या है। तो रजनी रोते हुए उसे बताने लगी कि मेरी बहन ने मुझे बचपन से बहुत प्यार से पाला था और मेरी हर फरमाइश भी पूरी करी थी। मुझे कभी कोई काम नहीं करने दिया था। फिर ये कैसे मुमकिन होता कि उसके बच्चों को मैं किसी सौतेली माँ के हवाले कर देती। और इसीलिए उस रात मैंने इसके भाई को ये झूठ बोल दिया कि मैं उससे प्यार नहीं करती, बल्कि मैं तो अजय के जैसा ही कोई लड़का चाहती थी। और मेरी दुआओं का ये असर हुआ कि मुझे खुद ब खुद वही मिल गए। मैंने ये झूठ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बोला ताकि वह भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं और मेरे पीछे अपना जीवन खराब ना करें। रजनी की सहेली उसे कहने लगी कि लेकिन इससे तो उस लड़के ने तुम्हें धोखेबाज समझा होगा। तो रजनी कहने लगी, मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी बहन की खातिर धोखेबाज कहलाने को भी तैयार हूँ। और तुम्हें सच बताऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। रजनी की ये सारी बात सुनकर मैं अब सब कुछ समझ चुका था कि शादी की रात जो भी बातें मैंने उसकी सुनी थी, वह रजनी उस लड़के से ही कर रही थी ताकि वह पीछे हट जाए। लेकिन मैंने उसकी हर बात को गलत समझा और एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी इन बातों का क्या मतलब था। और पिछले 3 साल से मैं उसे बिना बात ही इस सब की सज़ा दे रहा था। मैं तुरंत ही वापस रजनी के पास पहुंचा। उसके बाद हम लोग अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके वहाँ से बाहर निकल आए। मैं फिर उसे चूड़ियों के स्टॉल पर ले गया। मैंने लाल रंग की चूड़ियाँ निकलवाईं। वह मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने उसके हाथों में खुद चूड़ियाँ पहनाईं। रजनी की आंखें हैरानगी से बड़ी बड़ी हो गई थीं। मैंने उसे कुछ फैंसी कपड़े ला कर दिए। घर जाकर मैंने उसे कहा कि आज रात को ये सब पहनकर तैयार हो जाना। उसे मैंने कुछ भी नहीं कहा था, उसने भी कुछ नहीं कहा। वो बिल्कुल चुप थी। रात को जब मैं कमरे में आया तो बच्चे सो रहे थे। वह खामोशी से बेड पर बैठी थी। तैयार होने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। मैंने उसके हाथ में सोने के कंगन पहनाए। उसके आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे सच्चाई जाननी चाहिए थी। मेरी ये बात सुनकर रजनी फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मेरे दिल में आपके लिए पहले से कोई जज्बात नहीं थे और शायद अब भी नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप मुझे प्रतीक और आदित्य की माँ ही समझें। ये कहकर वो बेड से उठकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वह नाराज़ होकर जाती, मैंने खड़े होकर उसका हाथ थाम लिया
और उसे अपने पास ले आया। मैंने कहा, सॉरी, आज मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती करी है मैंने, बस ये आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। वो मेरे साथ लगे हुए रोए जा रही थी। मैंने उसे खुद से ना जुदा किया, ना उसे रोने से रोका, ताकि वह अपने दिल का सारा गुबार निकाल दे। आज पहली बार मुझे उसे शुक्रिया कहना है, अपने दिल की हर बात कहना है और मुझे खामोशी से उसे सुनना है। मैं जानता हूँ कि इसके बाद सिर्फ खुशियाँ ही हमारे नसीब में होंगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।